हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा पुनः आज एक नए टॉपिक के साथ मध्यकालीन इतिहास के विषय में आज हम बताएंगे। और मित्रों, ये जान लो कि मध्यकालीन इतिहास से भी पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी अभी होने वाला परीक्षा है, सभी में आपको यहाँ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, स्टार्टिंग वाला मैंने बताया था आपको कि कहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। तो एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में पहले सभी का आपका स्वागत है। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, विधिवत आप लोग देखिए इसको, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि हम लोग चर्चा करेंगे कि 712 से स्टार्ट करेंगे। 712 देखो, इतिहास का वास्तव में देखा जाए 712 में ये मध्यकालीन है। कौन सा इतिहास है? ये मध्यकालीन। इसके विषय मैंने पहले भी बताया आपको कि मध्यकालीन कभी भी पूछा जाए तो 712 लगाएंगे। और यहाँ से चालू होता है। तो पहला कौन शासक आया? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ये किसका सेनापति था? तो ये भी हमने आपको बताया था कि अल हजाज जो था, अल हजाज का ये सेनापति था। तो ये चीज़ याद रखना, अल हजाज का ये जो सेनापति था वास्तव में बहुत महान व्यक्ति था, जिसने दाहिर को हराया था। किसको हराया था? दाहिर को। और दाहिर ये कहाँ का शासक था? तो ये सिंध का था। कहाँ का शासक था? सिंध को। अब देखो, दाहिर को जब हराया तो युद्ध क्षेत्र में ये मारा भी गया था। और कहा जाए इसके बाद दाहिर की 2 पुत्रियां थी। कौन कौन थी? एक परमाल देवी। तो परमाल देवी जो ये पुत्री थी, और इसने ये कहा था मैं पिता का अपना बदला लेंगे, ठीक है, परमाल देवी ने। और ये कहा जाए कि इसी पुत्री ने बाद में मोहम्मद बिन कासिम जिस समय अल हजाज के पास ये लेके जाता है, और जो पहुंचती हैं, तो यही दोनों पुत्रियां जो है कहा जाए इसकी मौत का कारण बनी थी। ये चीज़ें हमने सब आपको बता दिया था। इसके बाद वास्तव में देखा जाए, और एक पुत्री और है सूर्या देवी, ध्यान देना, दोनों गई थी सूर्या देवी। अब देखो यहाँ से एक चीज कि एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले कब हमारा 712 में क्या लगा था? जजिया कर। और एक चीज याद रखना, ये जो जजिया कर था, अभी सिर्फ एक धर्म के लोग छूटे थे, यानी कि कौन? ब्राह्मण धर्म के। यानी कि ये ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ये चीज याद रखना, ठीक। पहला शासक कौन हुआ जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लिया? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये याद रखना कि पहली बार कोई सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लिया, ठीक है। तो फिरोज तुगलक को याद रखना, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी। इसके विषय में भी हमने बता दिया आपको सब। मोहम्मद गजनवी आया, सारे युद्ध बताए थे कि इसने 17 अटैक किया था। और ये बात किसने कही थी? हेनरी इलियट ने कही थी। हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट ने ये बात कही थी। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। गौरी ने भी कई युद्ध, लेकिन 3 युद्धों में पराजित हुआ था। पहली बार 1178 में, ये याद रखना, यही ज़्यादा पूछा जाता है, 1178 गुजरात का अहिलवाड़ का युद्ध हुआ था। भीम प्रथम था यहाँ पर, यह भी याद रखना। दूसरे में तराइन का प्रथम 1191 में, ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें याद रखना। और तीसरी बार जो युद्ध हुआ था 1205 में, अंधखुद का युद्ध, लेकिन यहाँ पराजित होने ही वाला था कि इसको, यानी कि इल्तुतमिश ने उस जगह सूझबूझ से काम लिया और पहुंच जाता है। और इसके बाद ये जो पराजय है विजय में बदल दी। इसी वजह से मोहम्मद गौरी ने, यानी कि उसको दास्ता से मुक्ति दी थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं आज विधिवत। यहाँ पर देखिए आप लोग कि आज वास्तव में एक वंश आ रहे हैं 5 वंश। कौन से आ रहे हैं?
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये हो गया गुख तुसल, ठीक है, गुख तुसल ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुख तुसल। एक सूत्र ये याद रखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। अब देखो इसके विषय में बता दें हम, ये है 84, ये है 30 और ये है 84, 30, 92, ये है 37 और ये है 75। ये आपकी हो गई कोडिंग। ये एक आपका मोबाइल नंबर हो गया, याद रखना। और ये काल कौन है? दिल्ली सल्तनत। आज इसका पूरा हम इतिहास बताते हैं आपको कि वास्तव में दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया था। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 5 वंश आए हैं और 5 वंशों ने शासन किया। सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तो क्या लगाएंगे? तुगलक वंश लगाएंगे, सबसे अधिक। ये सबसे अधिक हो जाएगा। और सबसे कम समय किसने किया? इसका सबसे कम रहेगा। तो नंबर 1 पर ये आ जाएगा। नंबर 2 पर कौन आएगा? गुलाम वंश आ जाएगा। नंबर 3 पर कौन आएगा? लोधी वंश आ जाएगा। और नंबर 4 पर कौन आएगा? तो सैयद वंश आ जाएगा। ये नंबर 4 पर, तो ये सैयद वंश हो जाएगा। और नंबर 5 पर सबसे कम, तो ये याद रखना, खिलजी वंश। तो पहली चीज तो आईएएस में अक्सर क्वेश्चन आता है मिलाने को, तो ये चीज जान लेना आप लोग अच्छी तरीके से। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक की, एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज मुझे पढ़ाना है गुलाम वंश के विषय में चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश के विषय में आप लोग जानिए कि गुलाम वंश वास्तव में गुलाम वंश, एक सेकंड, गुलाम वंश का गुलाम वंश, ठीक। अब गुलाम वंश के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश के जरा देखिए कितने शासक आए हैं। पहली चीज कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन का बेटा कौन आया? आराम शाह आया, ठीक। कुतुबुद्दीन, इसके बाद आराम शाह आया, तो ये कुतुबी वंश हो गया। अब इसके बाद आता है यानी कभी यहां पर देखो कौन कौन आया कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का बेटा कौन आया? रुकनुद्दीन। फिरोज आया, फिर मुइजुद्दीन। बैराम शाह आया, फिर अलाउद्दीन। महसूद शाह आया, फिर नसरुद्दीन महमूद आया। ये हुआ आपका, यानी कहा जाए गुलाम वंश। अभी और शासक हैं। इसके बाद बलबनी वंश। बलबनी से कौन कौन आएगा?
अब इसमें देखो कौन कौन आएगा, बलवन आएगा, फिर इसके बाद कैकुबाद, फिर इसके बाद ट्यूमर्स। अब ये पूरा हो गया गुलाम वंश। मित्रों गुलाम वंश में 3 लोग, पहला, दूसरा और तीसरा भाग, 3 लोग ये गुलाम में आ गए। ठीक, अब गुलाम कितने लोग थे यह भी जान लो कि गुलाम की बात करेंगे गुलाम की अगर हम बात करते हैं तो 3 लोग गुलाम हुए थे। कौन कौन हुए था, जैसे ऐबक था, इसके बाद कौन था, इल्तुतमिश था, इसके बाद बलवन था। ठीक, 3 ये गुलाम थे। अब हम लोग एक एक लोगों की चर्चा करते हैं। पहले ये देख लो शासन कितना कितना रहा, 1210 से 1206 से, ध्यान देना इस जगह, 1206 से 1210 तक। ठीक, तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। इसके बेटे के शासन कितना रहा, 1210, यानी कि ये कब बैठ गया था, जुलाई में। जुलाई में बैठा 1210, और कब तक ये बैठा, 1210 नवंबर तक बैठ गया। ठीक, इसके बाद 1210 ये नवंबर बैठ गया, और कब तक बैठा, 1236 तक बैठ गया। ठीक, ये कब बैठा, 1236 से 1236 तक बैठ गया। इसके बाद बैराम शाह कब से कब बैठा, 1200। एक चीज और देखो, यहां पर एक गलत हो रहा है, रजिया। एक चीज और यहां पर देखो, एक चीज क्वेश्चन, थोड़ा सा रजिया का नाम भूल गए। यहाँ पर रुकनुद्दीन के बाद रजिया बैठी, रजिया सुल्तान, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण महिला, जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर पहली बार शासन किया, तो रजिया सुल्तान। ये 1236 से 40 तक बैठी है। ठीक, इसके विषय में ही चर्चा करेंगे। फिर मुइनुद्दीन बैराम शाह, इजुद्दीन बैराम शाह, ये बैराम शाह जो बैठा था 1240 से 42 तक, 1240 से 42। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, इसको भी याद रखना। अलाउद्दीन महसूद शाह, ये 1242 से 46 तक। ठीक, अब अंतिम जो बचा इसमें नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, जो ये बैठा है 1246 से 65 तक। ठीक, इतने ये शासक हुए। अब सबका देख लीजिए टाइम, और ये बहुत पूछा जाता, कुतुबी वंश में 2 शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। आराम शाह कब से कब बैठा, तो 1210 से 1210 तक। ठीक, इसके बाद इल्तुतमिश 1210 नवंबर बैठ जाता और 1236 तक। फिर रुकनुद्दीन बैठता है, जो इसका पुत्र होता है, याद रखना। ये कब बैठा, 1236 से 36, 1 साल पूरा नहीं कर पाया शासन।
फिर रजिया सुल्तान वास्तव में खुद इल्तुतमिश ने ये कहा था, इल्तुतमिश ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे मरने के बाद अगर कोई सत्ता संभालने योग्य है तो मेरी पुत्री है। और वास्तव में देखा जाए कि जब ग्वालियर की विजय की है तो ग्वालियर की विजय के बाद इसने अपनी पुत्री का सिक्कों पर नाम अंकित करवाया, अतारकिन का किला बनवाया। तो ये चीज़ याद रखना। फिर मुजुद्दीन बहराम शाह ये 1240 से 42 तक बैठता है। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह 1242-46 तक बैठता है। और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक बैठता है। फिर इसके बाद बलवन, बलवन का आता है, कैकूबाद का आता है, कुमर्स। लेकिन आज हम लोग इस विषय में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी देखिए, अब हम लोग एक एक चर्चा करते हैं कि ऐबक के विषय में हम बताने जा रहे हैं। अब ऐबक के विषय में आप लोग जान लीजिए कि ऐबक का इतिहास क्या है। तो ऐबक एक ऐसा दास जो किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का दास था। और कहा जाए कि इसके 3 दास थे। 3 दास मोहम्मद गौरी कौन कौन थे? तो याद रखना, ऐबक, यल्दोज, कुबाचा, ये 3 दास थे। ऐबक ने क्या किया कि 1206 में, यानी गौरी की जब मृत्यु होती तो 1206 में इसने अपना कहाँ से राज्याभिषेक करवाया था? तो लाहौर में। ये याद रखना कि लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक कराया, यही को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। तो ये चीज याद रखना। यल्दोज कहाँ चला गया? ये गजनी चला गया। कहाँ चला गया था? गजनी। तो इसके विषय में कहा जाता है कि ये वास्तव में इससे, यानी कि ऐबक से ईर्ष्या करता था। अब ईर्ष्या करता था, यही कारण रहा कि ऐबक दिल्ली न जाकर लाहौर से शासन किया। कुबाचा ये पंजाब के क्षेत्र में पहुंच गया, तो ये वहीं पर शासन कर रहा था, लेकिन इससे भी खतरा रहा। अब ऐबक ने क्या किया कि ऐबक ने जो है यल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। किससे? यल्दोज की पुत्री से विवाह किया। पुत्री किसकी थी? यल्दोज की। यल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया। तो हो सकता है कि संबंध अच्छे हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुए, क्योंकि ये हमेशा इसका विरोधी रहा, ठीक। इसके बाद नंबर 2, जो कुबाचा था, कुबाचा से क्या किया कि इससे ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। कहा जब बहन का विवाह कर दिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जान लो कि ये दोनों इसके प्रतिद्वंदी रहे। अब यल्दोज और कुबाचा, इन दोनों का अंत कौन करता है? तो इल्तुतमिश के समय अंत होता है, ठीक है। इल्तुतमिश के समय अंत कैसे होता है कि इल्तुतमिश ने इसको, यानी कि कहा जाए तराइन के तृतीय युद्ध, तराइन के जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये याद रखना, तृतीय युद्ध ये 1215 में हुआ था, 1215-16 के बीच। उसी में इसको हराकर मार देता है, ये मारा जाता है, ठीक। पकड़ा जाता, बदायूं भेज दिया जाता, वहीं पर मार दिया जाता है। कुबाचा क्या होता है कि इल्तुतमिश से बार बार पराजय होने के बाद ये सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या की थी। सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाला कौन था? दास ऐबक में, ये मतलब गौरी के, ये पूछा जाएगा 3 दासों में किसने, यानी कि सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या करी? तो याद रखना कुबाचा था। तो सिंधु नदी में डूबकर इसने आत्महत्या कर ली थी, ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है, आत्महत्या की, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं ऐबक की। ऐबक जो वास्तव में 1206 में बैठा है और 1210 तक बैठा है। ऐबक ने जितने महत्वपूर्ण विजय थी, कहा जाए महत्वपूर्ण जितनी गौरी की विजय थी, गौरी की, सभी में भाग लिया। किसने? ऐबक ने। यानी चाहे तराइन का द्वितीय युद्ध हो, अब देखो ध्यान देना, तराइन का द्वितीय युद्ध हो, चाहे कालिंजर का हो,
चाहे ग्वालियर का हो, चाहे बाद में एक युद्ध और लड़ा था अहिलवाड़ का हो, गुजरात का, यानी गुजरात का वास्तव में बाद में इसी ने जीता था गुजरात का। पहली बार तो याद रखना कि गौरी को अहिलवाड़ की पराजय हुई थी 1178 में। जब 1178 में पराजय हुई उस समय ऐबक साथ में नहीं था, ठीक है, ये चीज याद रखना। जब ये पराजित हुआ था तो भीम प्रथम ने पराजित किया था, भीम प्रथम द्वितीय मत लगा देना। तो याद रखना कि तराइन के जब द्वितीय युद्ध में तो कौन था साथ में, ऐबक साथ में था। कालिंजर का युद्ध इसमें भी, मोहबा का युद्ध उसमें भी, ग्वालियर के युद्ध इसमें भी, कन्नौज की युद्ध उसमें भी, और एक महत्वपूर्ण युद्ध चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कहा जाए जिसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद। याद रखना कि जो जयचंद था इसी ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। मित्रों याद रखना कि तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ, अगर इसमें जयचंद न होता तो पृथ्वीराज को कभी नहीं हरा पाते। कौन? गौरी। सिर्फ वो हारा सिर्फ इस वजह से क्योंकि जयचंद जैसे शक्तिशाली राजा ने साथ दे दिया और इसका फायदा उठा लिया गौरी ने, और ऐबक भी साथ में था, और यही कारण रहा पराजय का। तो मित्रों ये याद रखना कि वास्तव में जयचंद ने जिसने साथ दिया, और चंदावर के युद्ध बाद में वही पराजित होता है 1194 में। जब 1194 चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया, तब इसका उस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में मेरी सबसे बड़ी भूल ये थी कि 1192 तराइन के युद्ध में मैंने साथ दिया किसका? गौरी का। बाद में पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहना का एक कहावत है, अब पछताए कुछ होते नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछता रहे हो, पहले ही अगर संयोगता का विवाह कर दिए होते, किससे? पृथ्वीराज से, तो ये दिन जयचंद को देखने को नहीं मिलते। वास्तव में सबसे बड़ी भूल। अब मित्रों याद रखना कि ऐबक का जो इतिहास हम बता रहे हैं, अब ऐबक के विषय में और हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा देखिए ऐबक के विषय में कि ऐबक याद रखना कि जो इसके समय है फक्र ए मुदाबिर, हसन निजामी, ये दो इसके इतिहासकार दरबार में रहते थे। दोनों ये इतिहासकार भी थे, ठीक। ये दो ऐसे इतिहासकार फक्र मुदाबिर, हसन निजामी, जिसने ऐबक के विषय में कहा है कि वास्तव में गुलाम वंश का ये एक महान शासक, गुलाम वंश की नींव डालने वाला, गुलाम वंश की नींव डाली। और ऐबक ने क्या क्या किया था याद रखना, इसने मस्जिदों का निर्माण कराया, कुब्बत उल मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इन सब का निर्माण किसने कराया? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था याद रखना कि इसने मात्र सिपह सलार की उपाधि धारण की।
ना ही खुतबा पढ़वाया, ना ही सिक्के चलवाए, ना ही सिक्के चलवाए। और सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी इसने, याद रखना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी क्योंकि ये दास था। कहा जाए कि इसको 1208 में गौरी का भतीजा जो था, किसका, गौरी का भतीजा, उसी ने दासता से मुक्ति दी थी, ठीक है, याद रखना। गौरी के जो भतीजा था मोहम्मद, उसी ने इसको 1208 में दास्ता से, कहा जाए दास्ता से मुक्ति दी थी। अब लेकिन अब ये हुआ क्या, इसे किस नाम से जाना, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, किस नाम से जाना जाता, तो लाख बख्श के नाम से। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो तुरंत लगाएंगे ऐबक। हातिम दुती, हातिम दुती के नाम से कौन जाना जाता है, ऐबक, तुरंत लगाएंगे। कुरान खां के नाम से कौन जाना जाता है, कुरान खां के नाम से, तो ऐबक। यानी कि याद रखना ये उपाधियां इसकी थी, लाखों का दान देने वाला हातिम दुती, इतना उदारता कि कोई था नहीं उस समय। कुरान खां, मुंह जवानी, यानी कि पूरी कुरान की आदतें इसको याद थी, तो ये चीज याद रखना। और मित्रों याद रखना, इसका जब पिता जो था, उस पिता खत्म हुआ तो इसके भाइयों ने बेच दिया था इसको, तो अब्दुल अजीज काकी, अब्दुल अजीज काकी को बेचा। तो ये ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा कहाँ का था, तो निशापुर का, निशापुर, ये निशापुर का था। अब देखो ध्यान देना, जब तक ये रहा, जब तक तो ऐबक को एक पुत्र की भांति इसने शिक्षा दी, यानी कहा जाए इसको शिक्षा में पारंगत कर दिया। कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं बची थी जिसमें ऐबक को पारंगत न कर दिया हो। लेकिन जब ये खत्म होता है तो इसके बेटों ने ऐबक को बेचा, और किसको बेच दिया था, मोहम्मद गौरी को। एक बार जब बेचने आए तो मोहम्मद गौरी की नजर पड़ी इस ऐबक पर, तो तुरंत उससे बोला कि ये मुझे दास चाहिए, और वास्तव में इसको खरीद लिया मोहम्मद गौरी ने, और सबसे प्रिय दास हुआ ऐबक। तो मित्रों याद रखना कि एक दास बाद में एक बड़े भूभाग पर शासन इसने किया, और कहा जाए इसकी वीरता की गाथाएं तो इतिहास में फक्र ए मुदाबिर हसन निजामी ने की है, कि वास्तव में इतना उदारवादी सुल्तान, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, हातिम के नाम से भी जाना जाता है। उदारता की वजह, इतना दान करता था, इसी वजह से हातिम दुती भी इसे कहा गया। तो मित्रों याद रखना, ऐबक ऐसा व्यक्ति था, और इसने जो है इसको खरीदा था, यह भी याद रखना कि इल्तुतमिश को खरीदा इसने। और इल्तुतमिश की कहानी भी बड़ी विचित्र है, जिस तरीके से इसकी कहानी रही सेम डिटो कहानी इसकी भी रही। इल्तुतमिश के जो पिता थे, कहा जाए कि इसके पिता सबसे ज्यादा अपने बेटे इल्तुतमिश से स्नेह करते थे, लेकिन उनकी जब मृत्यु हो जाती, यहाँ तक कि इसे घर नहीं देते थे, कहते मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। और कहा जाए कि यही ईर्षा का कारण अपने अन्य भाइयों का बना। जैसे पिता खत्म होते हैं और इल्तुतमिश को बेच दिया जाता है, और इल्तुतमिश को जब बेचा जाता है, पहले तो एक लोग खरीदते हैं, इसके बाद ऐबक इसको दोबारा पुनः खरीदा, यानी कि 3 बार ये भी बेचा गया था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के साथ यही घटना हुई जैसे ऐबक के साथ हुई। और एक चीज याद रखना कि ऐबक का सबसे प्रिय यही बना था, ऐबक का सबसे प्रिय था। और ऐबक ने खुद ये कहा था, क्या, ऐबक ने ये कहा कि मेरा बेटे
यानी किसका, ऐबक का बेटा कौन था, आराम शाह। ऐबक का बेटा आराम शाह था, लेकिन ऐबक को विश्वास किस पर था, इल्तुतमिश पर। कहा मेरे मरने के बाद अगर कोई सत्ता संभालेगा तो यही संभालेगा। और खुद गौरी ने ये बात कही थी। गौरी ने किससे कहा था, ऐबक से, कि इसके साथ जरूर अच्छा व्यवहार करना, इल्तुतमिश के साथ, क्योंकि एक दिन ये महान सुल्तान बनेगा। और मित्रों, जो वो ऐबक ने कहा, मतलब ऐबक से कहा गौरी ने, वास्तव में वही हुआ कि एक दिन ये आराम शाह तो ये शासन नहीं कर पाया, लेकिन ये महान शासक इल्तुतमिश जो गद्दी पर बैठता है 1236, देखो बैठा ये भी 1200, देखो ध्यान देना कि 1210 में ये गद्दी पर बैठा और 1210 तक ही शासन किया। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो बैठता है 1210 से 1236 तक, कितने, 1236 तक, याद रखना 1236 तक, बड़ी भूभाग पर शासन करने वाला इल्तुतमिश के विषय में कहा जाता है कि इसके समय, यानी कि दो लोगों का नाम याद रखना, कि कहा जाए कि इल्तुतमिश ने उनको बहुत स्नेह किया। यानी कि एक तो अपनी बेटी थी रजिया, ठीक, रजिया से बहुत प्रेम करता था। और जो दूसरा बेटा इसका भी था रुकनुद्दीन, इसको बहुत प्रेम करता था, लेकिन ये चीज जानता था कि मेरा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज इससे प्रेम करता था, लेकिन ये जानता था कि ये दुर्बल है। और बैराम शाह तो जान रहे थे नालायक हैं, लेकिन रजिया से उसको बहुत स्नेह था। कहता था कि मेरे बाद अगर कोई शासन सत्ता देखभाल सही से कर पाएगा तो वो रजिया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब एक चीज और, कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यही था। अब देखो कैसे अरबी सिक्के जारी करे, ये भी पूछा जाता। टका और जीतल। टका ये चांदी का था और जीतल तांबे का था। अब एक चीज और याद रखना, पहली बार इक्ता प्रथा शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, इक्ता प्रथा। अब मित्रों याद रखना, इक्ता हो या अक्ता हो, ये दोनों होता है भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा, ठीक। इक्ता हो चाहे अक्ता हो, ये भूमि होता है। कहा जाए कि सेना को वेतन न देकर, यानी कि सेना को नगद वेतन न देकर, सेना को नगद वेतन न देकर क्या दिया जाता है, ये अक्ता दिया जाता। इसका एक भाग सुल्तान के पास जाता था और एक सरकारी खजाने में जाता था। तो ये चीज जरूर याद रखना, कई बार पूछा भी गया है। और दो इसके हसन निजामी जो थे, उसने भी ये बात इसके विषय में कहा है, हसन निजामी, कि वास्तव में दिल्ली का अगर देखा जाए कि एक शक्तिशाली शासक है तो इल्तुतमिश है। ऐबक को इतना नहीं माना, लेकिन इसको माना गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब दूसरी चीज कि इसने जो है, यानी कि पहली बार, अब ये कहा जाए कि गुलाम वंश का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, वास्तविक संस्थापक कई बार पूछा गया है। तो ये तुरंत लगाएंगे इल्तुतमिश। देखो गुलाम वंश की नींव किसने डाली, नींव तो डाली थी ऐबक ने, नींव ऐबक ने डाली, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो इसको लगाएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश। अब ये भी क्वेश्चन आया था पीसीएस में, विगत वर्ष में पूछा गया कि ये चीज किसने स्वीकार की है, तो ईश्वर चंद्र ने, ईश्वर चंद्र ने ये बात कही है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था।
ग्वालियर की जब विजय की, अब यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि ग्वालियर की विजय, जब ग्वालियर की विजय की है तो याद रखना कि यही विजय को उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, रजिया का, रजिया सुल्तान, अपनी बेटी रजिया सुल्तान का, सुल्तान शब्द ये कब जुड़ा था ये भी मित्रों याद रखना, जब गद्दी बैठी, वैसे रजिया ही नाम है, ठीक है। तो रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कब करवाया, तो ग्वालियर की विजय पर। और इसने क्या किया, अतारकिन का किला जीता, अतारकिन का किला बनवाया। तो यह भी याद रखना अतारकिन का किला क्यों बनवाया था, तो कई बार क्वेश्चन पूछा, ग्वालियर की विजय। वास्तव में यही प्रेरणा अतारकिन की किले से किसने ली थी, तो बहुत कई बार पूछा गया है, तो अकबर ने, अकबर ने इसी से प्रेरणा ली थी। और कहा जाए गुजरात की विजय करने के बाद अकबर ने एक नहीं 4 किले बनवाए थे। पहला किला उसका कौन सा था अकबर का, तो आगरा का था, फिर इसका लाहौर का था, फिर इसका इलाहाबाद का था, फिर इसका कौन सा था, अटक का किला। अकबर ने 4 किले बनवाए। प्रेरणा स्रोत कौन था, तो इल्तुतमिश, कहाँ दिल्ली सल्तनत काल और कहाँ मुगल काल। लेकिन मित्रों हर चीज एक चीज है, किसी ना किसी प्रेरणा का स्रोत होती है, तो ये प्रेरणा ली थी, ठीक है, ये चीज हुई। और इसके बाद आपको और चर्चा करते हैं रजिया की। अब देखो, अब ये जब अगर बात करेंगे इल्तुतमिश की, देखो ध्यान देना इस जगह कि इल्तुतमिश जब खत्म हुआ तो एक परंपरा, यानी कि ये कहा जाए कि गुलाम वंश का कौन शासक था जिसने एक ये परंपरा डाल दी थी कि एक के बाद उसी परिवार का वास्तविक संस्थापक होगा। वास्तविक संस्थापक कौन होगा, जो परिवार का मुखिया होगा, उसने नींव डाली। अब एक के बाद वसानुगत, यहां पर शब्द ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वसानुगत, कि वसानुगत परंपरा डालने वाला कौन था, तो इल्तुतमिश। अब कारण क्या था, बैठ तो रजिया भी जाती, लेकिन क्योंकि बाप ने ये नींव डाली तो बैठा कौन, रुकनुद्दीन। अब इसकी मृत्यु कब होती, 1236 में मृत्यु हो जाती है। अब बैठा रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज। अब ये देखो बैठा जरूर, लेकिन वही कहा जाए दुर्बल शासक, कि 1236 में बैठा, यही जून जुलाई की बात है, जून में बैठा और 1236 नवंबर तक ही शासन कर पाया था, ठीक। इसके बाद अब इसकी सत्ता की बागडोर किसके साथ थी, शाह तुर्कान। कई बार पूछा गया शाह तुर्कान ये कौन थी, मां थी। जो मां थी कि बेटे तो गद्दी पे बैठ गए, वास्तव में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और कहा जाए गुलाम काल में, यानी गुलाम वंश में निर्दयी महिला की उपाधि किसे मिली थी, शाह तुर्कान को, बहुत निर्दयी थी। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद होता क्या है कि रजिया ने, यानी कि अपने भाई को हटा के बैठ गई, रजिया सुल्तान। तो वास्तव में रजिया सुल्तान जब बैठी है तो कहा जाए कि ये जो बैठी है 1236 से 1240, यानी कि 1240 1240। लेकिन रजिया जिस समय गद्दी पे बैठी तो बहुत से लोगों ने, यानी कहा जाए इसका विरोध किया। क्यों, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम कैसे एक महिला को यानी कि सलाम करेंगे, और इसकी वजह से गुलामों ने इसका विरोध किया। लेकिन रजिया ने यह कहा था कि एक बार मुझे अवसर दिया जाए, चूंकि इसके पिता ने पहले घोषित किया था मेरे मरने के बाद मेरी बेटी बनेगी। तो ये लाल वस्त्र पहन के आई। कैसे वस्त्र, लाल वस्त्र, ये पूछा गया है कैसे वस्त्र पहन के, काले नीले लाल पीले सब पूछा जाए तो लाल वस्त्र पहन कर आए। ये किसका प्रतीक थे, न्याय का। तो ये न्याय का प्रतीक थे, न्याय का प्रतीक। अब ये लाल वस्त्र पहन के, और इसके बाद कुब्बा और कुलह। कुब्बा मीन्स कोट, कुलह मीन्स टोपी।
और टोपी, और ये सैनिक वेशभूषा में, कैसे सैनिक वेशभूषा में आई, घोड़े की सवारी करके जिस समय पहुंचती है। और ये सवारी इसने किससे सीखी थी रजिया ने? जलालुद्दीन यकूस से। और विवाह किससे किया? अल्तुनिया से। और दुश्मन कौन था इसका? एतगिन। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? भाई। भाई कौन था? तो फिरोज। ये भी। अब ये देखो, एक चीज याद रखना कि रजिया वास्तव में बैठ तो गई गद्दी पर, लेकिन चारों तरफ इसके दुश्मन पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कह रहे थे भाई हम महिला को कैसे सलाम करेंगे। लेकिन रजिया ने वास्तव में जब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहली महिला, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, उसमें अगर देखा जाए, यहाँ तक कि आधुनिक काल में अगर देखा जाए, तो पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली इंदिरा गांधी हुई। और अगर वैसे देखा जाए तो रजिया, और इसके बाद इंदिरा। इंदिरा के बाद कोई गद्दी पर अभी तक महिला विराजमान नहीं हुई दिल्ली में, ठीक है। लेकिन वो स्वतंत्रता के बाद की बात है, आधुनिक काल की बात है, हम लोग मध्यकालीन बात कर रहे हैं। तो याद रखना, रजिया वास्तव में इसने वीरता का अपने जो छाप छोड़ी थी। कहा जाए रजिया ने कई युद्धों में अभियान किया, लेकिन सब युद्ध इसके लगभग सफल हुए। एक बार रजिया धोखा कैसे हुआ, इसके विषय में हम आपको चर्चा करते हैं। तो रजिया हुआ क्या था कि रजिया जिस समय भ्रमण करके लौट रही थी, तो एक जगह थी कैथाल, ये पंजाब के पास थी। और कहा जाए इसी जगह ये आराम कर रही थी। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। तो ये जब आराम कर रही थी, तो इसी जगह बैराम शाह और एतगिन, ये दोनों जो पीछे पड़े थे, और कहा जाए जिस समय आराम कर रहे थे उसी समय अटैक करते हैं, और अटैक कर दिया। सोते में कोई भी इंसान होता है, सोने में मृत्यु के समान होता है। वास्तव में सोते समय किसी को मारना, यानी कि ये तो धोखेबाजी की। वास्तव में सोते समय ये भाई जो था, इसने अपने सेनापति को लगा रखा था सेनापति रजिया का। लेकिन दोनों ने मिलकर रजिया और अल्तुनिया का, यानी कहा जाए दोनों को मार देते हैं, मर्डर कर दिया। अब ये जब मारी जाती है, इसके बाद बैराम शाह गद्दी पर बैठता है, और इसको एतगिन को एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। कल हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत बड़ा है। और वास्तव में जो मैंने सूत्र बताया है, इस सूत्र को जरूर याद करना सभी लोग, कि ये सूत्र मत भूलना जो मैंने बताया है कि गुख तुशल। फिर मैं एक बार लिख रहा हूँ, गुख तुशल। मोबाइल नंबर है 84 30 94 37 75। ये मोबाइल नंबर याद रखना। और इससे 100% क्वेश्चन हमेशा आता है कि गुलाम वंश ने 84 वर्ष, खिलजी वंश ने 30 वर्ष, तुगलक वंश ने 94 वर्ष, सैयद वंश ने 37 वर्ष, लोधी वंश ने 75 वर्ष। कभी यहाँ 92 भी दे दे, लेकिन वो ये यार मोटा मोटा याद रखना, वैसे 94। तो याद रखना 84 30 94 37 75। अक्सर क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाता, मैच कराने के लिए पीसीएस में पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा किसने शासन किया, तो यहाँ पर लगाएंगे, सबसे कम तो यहाँ लगाएंगे। और इसकी हम एक एक चर्चा करेंगे। जैसे आज गुलाम वंश के विषय में चर्चा की, शेष भाग हम कल इसको पूरा कराएंगे। वास्तव में जो जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो ये याद रखना कि इतिहास से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर ईमानदारी से आप लोगों ने मेरा साथ दिया और सही से अगर पढ़ा जो मैंने पढ़ाया है, तो इतिहास तो आपको हम रटा देंगे, ठीक है। और कोडिंग अभी हम बनाने के सब बना देंगे, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। कोडिंग अभी सब नहीं देंगे। पहला हमारा टारगेट है कि पहली चीज़ तो ये भूमिका, यानी कि आपको पहला बेस तैयार करवाएं।
फिर हम कोडिंग देंगे। और एक चीज़ और है, जैसे मैं अपना टॉपिक गुलाम वंश समाप्त करेंगे, इसके बाद उससे विगत वर्ष में चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, या समीक्षा अधिकारी, या अनवनडे एग्जाम, सभी का मॉडल पेपर हल कराएंगे। फिर इसके बाद खिलजी वंश चलेंगे, खिलजी वंश में भी यही होगा, तुगलक वंश में यही होगा, और इसके बाद सैयद वंश में होगा, लोधी वंश में। तो वास्तव में अंतिम जो लोधी वंश शासक जो है, गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि गुलाम वंश का यानी कहा जाए अंतिम शासक कौन है, तो याद रखना गुलाम वंश में तो नसरुद्दीन महमूद है। और दिल्ली सल्तनत काल का अगर पूछा जाए अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोदी को लगा कर आएंगे। और इब्राहिम लोदी ऐसा कहा जाए सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। और इसी तरीके से युद्ध भूमि में लड़ता हुआ कौन मारा गया, तो झांसी की रानी मारी गई। इसी तरीके से युद्ध भूमि में लड़ता हुआ कौन मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। 3 शासकों की याद रखना कि 3 लोग जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए। और कहा जाए कि इब्राहिम लोदी से जब सेनापतियों ने कहा कि आप युद्ध क्षेत्र से भाग जाइए, अब हम लोग फंस चुके हैं, लेकिन इसने क्या कहा था कि मैं अपने जो वीरगत में सोए हुए हैं, यानी कि इस भूमि पर सोए हुए हैं लड़ते हुए मेरे लिए, और हम उन्हें छोड़कर भाग जाएं, कदाप नहीं। मुझे इनके बीच सोना पसंद है लेकिन भागना नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। तो ऐसा इसने जब स्टेटमेंट दिया, तो एक बार क्वेश्चन फिर आईएएस में आया था कि ये बताओ इब्राहिम लोदी की कब्र यानी कि कहा जा मकबरा किसने बनवाया। ऑप्शन होगा उसमें 3-4, तो उसमें याद रखना कि इसका जो बनवाया था, तो याद रखना कि वास्तव में जिसने नींव डाली मुगल वंश की, तो बाबर ने इसका मकबरा बनवाया था, बाबर। तो याद रखना बहुत लोग गलत कर देते कि एक दुश्मन कैसे बनवाएगा, तो याद रखना बाबर ने मकबरा क्यों बनवाया था, यह भी एक कारण में जाइए। बनवाया इस वजह से क्योंकि इसका एक स्टेटमेंट सुन लिया था, ये स्टेटमेंट कि हम इन सोए हुए अपने सेनापतियों के बीच सोना पसंद है लेकिन भागना नहीं, यही वजह से इसने मकबरा बनवाया था इसका, इब्राहिम लोदी का। तो ये याद रखना। और कल की मेरी क्लास होगी, कल पूरा गुलाम वंश समाप्त होगा, यानी कि जो शेष बचा है, बैराम शाह हो, चाहे अलाउद्दीन महसूद शाह हो, चाहे नसरुद्दीन हो, चाहे बलबन हो, और चाहे कैकूबाद हो, चाहे क्यूमर्स, कल मैं क्यूमर्स तक पूरा समाप्त करेंगे। और इसके आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वंश, यानी कि कहा जाए कि वहाँ खिलजी क्रांति हो, खिलजी मीन्स क्रांति, और जलालुद्दीन खिलजी आएगा, जलालुद्दीन खिलजी, फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि इसके विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा कल यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। और वास्तव में यहाँ तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको तो फिर परसों पढ़ाएंगे, लेकिन कल हम लोग मिलते हैं, फिर पुनः यही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए